एक दिन मैं बिना दूध पिए सो गई। उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा है। फिर जो मेरे साथ हुआ दोस्तों, उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मेरी शादी 10 साल पहले मोहित से हुई थी। अपने घर में इकलौती संतान थी मैं अपने माँ पापा की। उन्होंने मेरी एजुकेशन के बाद मेरी शादी की चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन मोहित और मेरे बीच बहुत पहले से ही रिश्ता था। हम 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। घर में मेरी शादी का जिक्र सुनकर मैंने अपने पापा से मोहित और मेरे रिश्ते के बारे में बता दिया था। खुले विचारों के साथ मुझे बेहद प्यार करने वाले मेरे पापा हम दोनों के रिश्ते से खुश हो गए। मोहित अच्छी नौकरी करता था और अच्छे खानदान से था, तो हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया और बड़े ही धूमधाम से हमारी शादी करवाई गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। मेरे ससुर मोहित के बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी सासू माँ ने ही मोहित और मेरी नंद नेहा की परवरिश की थी। अब मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास, मोहित और नेहा और मैं चंद लोग ही रहते थे। मेरी नंद कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। अच्छे परिवार में आकर मैं बहुत खुश थी। मोहित भी मुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अक्सर पापा का कॉल आता तो बस वो यही बोलते थे मुझे कि तुम तो ससुराल में जाकर हमें भूल गई हो, हमसे मिलने भी नहीं आती हो। उनकी इन्हीं बातों से मैंने एक दिन ये तय किया कि मैं माँ पापा से मिलूंगी। मैंने मोहित से कहा कि मुझे अपने माँ पापा से मिलने जाना है। ये सुनकर मोहित ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहने लगा कि मैं ऑफिस से जाते हुए तुम्हें छोड़ जाऊंगा और आते समय ले आऊँगा। हम दोनों निकल गए। मोहित ने पापा के घर चाय नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मैं वहाँ रुक गई। अब माँ पापा मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश थे। हम लोग खूब बातें कर रहे थे। इसी बीच पापा ने कहा कि बेटा, मेरे दोस्त का लड़का है, बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है और परिवार भी अच्छा है। अगर आप लोग नेहा के लिए उन्हें देखना चाहे तो मैंने पापा से बाद में बताने को कहा और हम लोग बातें करने लगे। शाम को मोहित आ गए मुझे लेने के लिए और थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चले गए। घर जाकर खाना वगैरह खाकर जब रूम में गए तो मैंने मोहित के सामने जो पापा ने नेहा के रिश्ते के लिए बोले थे वो बात रखी। मोहित कहने लगे कि नेहा की पढ़ाई भी खत्म होने को है और उम्र भी हो गई है शादी की, इसलिए हम कल माँ से बात करेंगे। अगर उन्हें ठीक लगा तो हम पापा से रिश्ते की बात करने को बोल देंगे। फिर हम लोग सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करते टाइम मोहित ने रिश्ते वाली बात माँ के आगे रखी तो माँ ने भी बोल दिया कि अगर अंजलि के पापा की जानकारी है तो इससे अच्छी बात क्या है। जान पहचान वाला रिश्ता मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। इसी बीच नेहा भी बोल पड़ी, हाँ हाँ, मुझे यहाँ से जल्द भेजने की तैयारी करो। कुछ हंसी ठिठोली करने के बाद मोहित ऑफिस चले गए और हम लोग अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद पापा का कॉल आया कि वो लोग कल नेहा को देखने आ रहे हैं। हम लोगों ने फिर तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन उनके आने का इंतजार करने लगे। मोहित भी आज घर पर ही थे, उनकी इकलौती बहन को देखने जो आ रहे थे। फिर उन लोगों ने दस्तक दी और सबने नेहा और परिवार को बहुत पसंद किया और लड़का देखकर आने के लिए निमंत्रण देकर चले गए। 2 दिन बाद मोहित और हमारे मामा जी लड़का देखने चले गए। मोहित ने घर आकर सब कुछ बहुत अच्छा बताया और इसी तरह नेहा का रिश्ता पक्का हो गया। माँ जी भी बहुत खुश थी क्योंकि अच्छे खानदान में उनकी बेटी जाने वाली थी। खैर दिन निकलते गए और नेहा की शादी तय हो गई। अब शादी में थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए सब लोगों में तैयारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। वो भी क्यों ना, घर में जब एक लड़की की शादी हो तो तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है। घर में मैं इकलौती बहू होने के कारण सब कुछ मुझे ही संभालना था, इसलिए दिन भर काम में बिजी रहती थी। धीरे धीरे शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। नेहा की हल्दी हो चुकी थी और आज मेहंदी की रस्म थी। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। खैर 2 दिन बाद शादी का दिन आया। मेहमान आना शुरू हो गए थे। शाम को बारात आनी थी। सब लोग तैयारी में जुटे हुए थे। इसी बीच माँ जी की तबीयत खराब हो गई। अचानक से आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें टेंशन लेने की
वजह से माइनर अटैक आया है। फिलहाल घर ले जाइए और दवाई दीजिएगा जो उन्हें रेगुलर दीजिएगा और कोई टेंशन ना ले। यह इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एक बार के लिए तो घर में मातम सा छा गया था क्योंकि अचानक यूँ माँ जी की तबीयत खराब देखकर आखिर उन्हें टेंशन होना भी जायज़ था, क्योंकि एक बेटी जब विदा हो रही हो, उसके पिता उसे आशीर्वाद देने के लिए दुनिया में ना हो तो खैर अब सब लोग चैन की सांस ले चुके थे क्योंकि माँ जी सही सलामत घर आ चुकी थी। फिर शाम का समय हुआ और बारात आ चुकी थी। अच्छी तरह से सब रस्मों रिवाज से नेहा की शादी संपन्न हुई। अब विदाई का समय आया था। सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि घर से बेटी विदा हो रही थी। फिर नेहा की विदाई कर दी गई और हम सब लोग काम समझने आ गए थे। सब काम निपटाने के बाद सब लोग सो गए क्योंकि थकान ने सबको घेर रखा था और मेहमान भी जा चुके थे। दूसरे दिन भी जल्दी उठ गए हम लोग क्योंकि आज नेहा पग फेरे की रस्म के लिए आने वाली थी। उससे कुछ देर बाद ही नेहा और उसके पति और उसके ससुर भी आ गए। सब लोगों को नाश्ता करवाया और मैं नेहा को अपने कमरे में ले गई। वहाँ हमने खूब बातें की। नेहा ने भी अपने ससुराल की बातें बताई और सब कुछ अच्छा ही बताया। कुछ देर बाद नेहा के वापस जाने का समय हुआ और वह लोग चले गए। कुछ दिन यूं ही निकलते रहे। आज घर में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और माँ जी और मोहित की खुशी का कोई ठिकाना ना था। यह बात जैसे ही नेहा को पता चली वो भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने मुझे और मोहित को अपने घर पर खाने पर बुलाया। घर पर माँ जी अकेली थी तो हमने उन्हें भी साथ में ले आए। सब लोग नेहा के ससुराल पहुंच गए। सब लोगों से मिलने के बाद गिफ्ट दिया और खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी संतान इस दुनिया में आने वाली है और जैसे तैसे हम लोगों ने इस 9 महीने के सफ़र को पूरा किया। आज मुझे लेबर पेन होना शुरू हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एडमिट करने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नेहा का परिवार भी आ चुका था। नेहा ने भतीजा होने की खुशी में सबको मिठाई बांटी। आज माँ जी भी अपने घुटनों का दर्द भूल चुकी थी और दौड़ दौड़ कर सबको बधाई दे रही थी क्योंकि उनके घर का चिराग जो आ गया था। खैर मेरे बेटे का नामकरण किया गया और विशाल का नामकरण किया गया। जैसे जैसे एक दिन निकले थे आज विशाल पूरे 1 साल का हो चुका था। जन्मदिन की तैयारी होने लगी। सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था। आज पड़ोस के बच्चे भी आ चुके थे। केक काटा गया और एक मिनी पार्टी एंजॉय करने के बाद सब लोग अपने घर चले गए और हम लोग भी सो गए। किसे पता था कि आज इतनी खुशियाँ मना कर सो रहे हैं, लेकिन कल का सवेरा, कल का दिन कैसा होगा। दूसरे दिन मोहित ऑफिस के लिए निकल गए लेकिन शाम को बहुत देर हो गई थी पर अभी तक मोहित घर नहीं लौटे थे। घबराहट के मारे मोहित के ऑफिस में कल कॉल की तो पुलिस के साथ मोहित की डेड बॉडी घर में आई। मैं इस समय बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश में लाया गया और भगवान के इस फैसले को मंजूर करना पड़ा। मोहित को गए हुए 2 महीने हो चुके थे। अब घर में सिर्फ विशाल और माँ जी के साथ ही रहती थी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मैं घर चलाने लगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और माँ जी भी बिस्तर पे पड़ चुकी थी, इसलिए घर में काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। कुछ दिन तो सही निकले लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत होने लगी। रात को मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि मुझे जरा भी खबर ना होती ये क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह उठकर देखती हूँ तो मेरे कपड़े भी सही नहीं होते, बाल भी बिखरे होते थे, कई बार तो बिस्तर भी बिखरा होता था। लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि अक्सर नींद में हम खुद ही कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं। कुछ दिन यूं ही निकले लेकिन अब तो यह काम रोजाना हो चुका था। रात को अच्छी भली सोई थी और सुबह जब उठकर देखती हूँ तो खुद को एक अजीब सी हालत में पाती थी। कभी कभी तो मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में भी दर्द महसूस होता था। अब मुझे यह मेरा वहम नहीं लग रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि कोई तो ऐसी बात है जिससे मैं अनजान हूँ। आखिर मैं अब शक करूँ भी तो किस पर करूँ। घर में माँ जी, मैं और सिर्फ विशाल था। मेरी सास बिस्तर पर पड़ी थी और नौकरानी तो बेचारी खुद एक औरत थी और जो हरकतें मेरे साथ हो रही थी वो एक औरत की नहीं थी। मैंने माँ जी को यह सब बताने का सोचा। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो वह मुझे देखते ही मोहित को याद करके रोने लगी।
फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले ही बहुत दुखी थी। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर मैं अपने कमरे में आ चुकी थी और सिर्फ यही सोच मुझे खाए जा रही थी कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने गहरी सोच में जाकर विचार किया कि मैं ऐसा क्या खाती पीती हूँ जिससे मुझे इतनी नींद आ जाती है। तब मेरे दिमाग में आया कि हमारी नौकरानी मुझे दूध देती है। सोते टाइम मेरा मन नहीं होता है, फिर भी वह मुझे जबरन दूध पिलाती है और मेरा शक हमारी नौकरानी पे जाने लगा। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि वह तो एक औरत है और औरत ऐसे काम कैसे कर सकती है। वो भला मुझसे क्या चाहती होगी। मैंने इन सब का पता लगाने का सोचा। मेरे अपने मामा जी के लड़के को बुला लिया और घर में चुपके से छुपा दिया क्योंकि घर में एक आदमी का होना ज़रूरी था। फिर रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। हमारी नौकरानी दूध लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे दूध देकर चली गई। मैंने वह दूध नहीं पिया और गिलास खाली करके वहाँ रख दिया। मैं गहरी नींद में सोने का नाटक करती गई। आधी रात का समय हुआ और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। फिर कोई मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसने मेरे कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की तो मैंने एकदम से खुद को छुड़वाकर एक चादर को अपने ऊपर लपेट लिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसके बाद मैंने जो देखा, मेरे अंदर की रूह कांप गई। सामने एक आदमी के साथ हमारी नौकरानी खड़ी थी। वो आदमी जब मेरी तरफ आया तो इतने में मेरा भाई आ गया और उन लोगों को पकड़ लिया। मैंने खींचकर उन दोनों को तमाचा जड़ दिया। नौकरानी मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मेम साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। जब मैंने आपको अकेला देखा और मुझे पता चला कि इस घर में कोई मर्द नहीं है तो मैंने इस आदमी से पैसे लिए और मैं उसे हर रोज़ आपके साथ सुलाती रही और आपको नींद की दवाई देती गई ताकि जब ये आदमी आपके साथ गलत करे तो आपको पता ना चले। इतना सुनने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन दोनों को गिरफ्तार करवाया। मैं तो बस यही सोचकर मरे जा रही थी कि आज के टाइम में लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। एक औरत दूसरी औरत से भी महफूज नहीं रही। पता नहीं कब ख़त्म होगा यह सब, जब एक औरत बिना डर के सुरक्षित महसूस करेंगी खुद को। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। आज की दुनिया में तो दोस्तों जो भी चाहे, घर में नौकर हो या नौकरानी हो, भाई हो या बहन हो, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।